नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। मैं आपके साथ गौरव। कैसे हैं आप सब? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट्स करना लास्ट में वीडियो के और बताना वीडियो आपको कैसी लगी, और देखना है प्रॉपर वीडियो आपको पहले, और उसके बाद आपको लाइक और शेयर करना है। कमेंट्स तो हमेशा करनी है आपको वीडियो के लास्ट में जा कर के। और जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो देखना, कंटिन्यू सिस्टमेटिक वे से हम चल रहे हैं। तो आप बताना कि वीडियो कैसी हैं और हम किस तरीके से इम्प्रूव करना है या नहीं करना। कमेंट्स आप इसी बारे में करोगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो करते हैं शुरुआत अपने टॉपिक की। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रंथियों के बारे में, क्योंकि हमने कल पढ़ लिया बोन क्या होती हैं अपनी, बोन के बारे में, अक्षीय उपांगीय, इस तरीके से ये पॉइंट हमने क्लियर कर लिए हैं। तो आप लोग इसको भी देखना और बताना कमेंट्स करके कि वीडियो आपको कैसा लगा। गोकुल स्टडी टेलीग्राम चैनल है, जुड़ सकते हैं आप लोग। इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, कहीं भी आप लोग जुड़ सकते हैं। फेसबुक ग्रुप, कहीं भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो करते हैं अपने शुरुआत टॉपिक की। पहले आप 2-3 पॉइंट एक हम ये नोट भी आप लोग कर लो, क्योंकि जो सबसे बड़ी बोन होती है उस तरीके के पॉइंट सबसे छोटी बोन होती है, इस तरीके वाले पॉइंट भी नोट आप लोग कर लेना, क्योंकि मैंने आप उसमें कराए नहीं थे तो आप लिख लेना। सबसे मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि, सबसे बड़ी अस्थि, तो वहाँ आंसर आपका होगा जांघ की। कौन सी होती है? जांघ की। और कौन सी है? उसका नाम है फीमर। जांघ में पाई जाती है फीमर। मैंने लिखवाया है, चित्र भी बनाया था, वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उसको। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? यहाँ पर मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि की बात की जाए, सबसे छोटी अस्थि, यहाँ सबसे बड़ी अस्थि लिखना। सबसे बड़ी अस्थि और सबसे छोटी अस्थि की बात की जाए तो वहाँ आप लोग याद रखेंगे सबसे छोटी अस्थि कहाँ पर पाई जाती है। तो आंसर होगा आपका कान में। कान में पाई जाती है और उसका नाम क्या है? स्टेपीज। स्टेपीज, ये आप लोग याद रख लेना, क्योंकि इसमें पॉइंट मैंने लिखवाया है। कान में हमारे कितनी बोन होती हैं? 6 बोन होती हैं। कौन कौन सी हैं वहाँ पर देखना आप लोग, उसमें मैंने आपको बताया है। अगला पॉइंट आता है शरीर की, मानव शरीर की सबसे मजबूत अस्थि की बात की जाए, मजबूत अस्थि, तो वहाँ आपका नाम आंसर होगा जबड़े की होती है। जबड़े की। और जबड़े की नाम क्या है उसका? उसका नाम लिख लेना आप मोलिब्लेडनम। मोलिब्लेडनम या ब्लेडम, ब्लेडनम, मोलिब्लेडनम अस्थि। ये पॉइंट आप लोग याद यहाँ पर रख लेना। और यदि बात की जाती है सबसे कठोर अस्थि का नाम, तो वहाँ भी सबसे कठोर अस्थि में हमारी ये वाली शामिल हो जाएगी। आप ये भी याद रख लेना, कठोर अस्थि की बात की जाए तो हमारा ये पॉइंट ही शामिल वहाँ पर होगा। और सबसे मुलायम अस्थि की बात की जाए तो हमारे कई ऑर्गन हैं मुलायम, कई अंग मुलायम होते हैं, तो वहाँ फिक्स एक का कोई नाम नहीं होता है कि हमारा एक इसको प्रॉपर हम नाम दें। ठीक है ना? तो आप लोग किसके लिए याद कर सकते हैं? एक तो शरीर की सबसे मजबूत अस्थि, सबसे छोटी अस्थि और सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है, इसको याद रख सकते हैं। और दूसरा पॉइंट अपना यहाँ क्या है? जो सबसे कठोर अस्थि होती है उसको भी आप लोग याद कर सकते हैं। एग्ज़ाम में ये सवाल सीधे ही पूछे जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में? मानव ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, इनकी संख्या कितनी होती है, इसके जनक कौन है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो।
अब हम बात करते हैं किसके बारे में, मानव शरीर की जो ग्रंथियाँ होती हैं उनके बारे में। किस तरीके से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनका जनक कौन है, सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया, अंतःस्रावी का प्रयोग किसने किया। तो आप लोग ध्यान से आप समझना कि हमारे चैप्टर का नाम होता है अंतःस्रावी तंत्र। क्या बोलते हैं हम उसको, अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र। और इसका यहाँ पर इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। यहाँ पॉइंट आता है हमारा कि सबसे मेन पॉइंट होता क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम। तो इसमें हमारी ग्रंथियाँ शामिल होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों को हम शामिल यहाँ पर करते हैं। जैसे हाइपोथैलेमस है, पीयूष ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि है, यकृत, अग्नाशय है। इस तरीके की हम उनके हार्मोन्स कौन से निकलते हैं उनकी बात करेंगे और इन ग्रंथियों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट आप लोग याद करना कि अंतःस्रावी का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था। तो इन पॉइंटों को आप नोट करते हुए चलो, पहले इसके बारे में आप लोग पॉइंट नोट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है अंतःस्रावी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अंतःस्रावण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वहाँ आंसर आपको लिखना है 1885 में किलाडी बर्नार्ड। क्या है, अंतःस्रावण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1885 में आंसर है किलाडी बर्नार्ड, जिन्होंने सबसे पहले अंतःस्रावण शब्द का प्रयोग किया था। अब दूसरा पॉइंट हमारा आता है अंतःस्रावी शब्द जो है कि ग्रंथियों का अध्ययन कहलाता क्या है। अंतःस्रावी ये अंतःस्रावी तंत्र के अंदर अंतःस्रावी ग्रंथि हमारी आती हैं। अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन की बात की जाए तो आप लोग याद रखना, इसको बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। ये पॉइंट आप लोग याद रखना। अब बात हमारी आती है एंडोक्राइन जो तंत्र है इसका जनक कौन है, अंतःस्रावी तंत्र का जनक कौन है। तो वहाँ भी आप लोग याद रख लेना, ये अच्छे पॉइंट हैं, नॉर्मल एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से पॉइंट भी आप लोग याद रख सकते हैं। क्या है, अंतःस्रावी विज्ञान का जनक कौन है, विज्ञान का जनक कौन है। तो वहाँ आपको याद रखना है, वहाँ नाम आता है थॉमस एडिसन। क्या नाम आता है, थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन नाम वहाँ पर आता है। ये तीन पॉइंट हमारे होते हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब हमारी बात आती है अंतःस्रावी ग्रंथि होती क्या है, इनसे क्या निकलता है और किस तरीके से सीधे ब्लड में मिलता है या फिर नहीं मिलता। इसमें रक्त वाहिकाएं या हमारी जो वाहिकाएं होती हैं जिनसे हमारा एंजाइम या फिर हार्मोन क्या निकलता है वो स्रावित होता है, उनकी बात हम करते हैं। ध्यान से पॉइंट समझते हुए आप लोग चलना। देखो, अंतःस्रावी ग्रंथियों की मैं बात करूं तो इनसे क्या निकलता है, तो आपको हेडिंग अब डालनी है अंतःस्रावी ग्रंथि,
एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम से आपको हेडिंग डालनी है। और पहला पॉइंट यहाँ पर लिखना है आपको, इनसे निकलता क्या है। तो देखो आप लोग ध्यान से समझते हुए चलना। अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन स्रावित होता है। ये आप लोग याद रख लेना क्योंकि वहाँ पर दो नाम आते हैं। एक तो नाम होता है हार्मोन और एक होता है एंजाइम। तो जितने हमारे अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाला पदार्थ होता है उसको हम बोलते हैं हार्मोन, और जो दो बाह्य स्रावी ग्रंथि से निकलने वाला पदार्थ होता है उसको बोलते हैं हम एंजाइम। अभी हम बात करेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि में अंतर क्या है, एक नॉर्मल। तो इन पॉइंटों को आप लिखते हुए चलना। देखो अगला पॉइंट है यहाँ, अगले पॉइंट की मैं बात करूँ तो अगला पॉइंट हमारा आता है जो इनसे निकलने वाला जो पदार्थ होता है, इनसे निकलने वाला हार्मोन स्रावित होता है। और दूसरा पॉइंट है इनसे निकलने वाला पदार्थ सीधे रुधिर में मिल जाता है। ये पॉइंट आप लोग याद रख लेना। अब हम दो पॉइंट और जो पॉइंट लिखेंगे तो अब अंतर करके हम लिख लेंगे। जैसे अंतःस्रावी ग्रंथि में अंतर क्या है, बहिस्रावी ग्रंथि में अंतर क्या है, उनके बारे में हम लिखेंगे। तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद हम अंतर से पढ़ते हुए चलते हैं कि ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती हैं, 2। और फिर हम बात करते हैं किसके बारे में, फिर हम बात करेंगे जैसे बहिस्रावी ग्रंथि क्या पाया जाता है उनमें, क्या नहीं पाया जाता, उनकी हम बात करते हैं। ध्यान से समझते हुए चलना। देखो अब बात आती है हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि में अंतर क्या है। अंतःस्रावी ग्रंथि और दूसरा पॉइंट आता है बहिस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथि, ये पॉइंट आप लोग याद रखना। क्या क्या पॉइंट आते हैं नोट करते हुए चलना और ध्यान से आपको समझना है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं। क्या पॉइंट आता है, अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है, तो आप लोग याद रखेंगे हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन स्रावित होता है। दूसरे पॉइंट की बात की जाए यहाँ, इनसे एंजाइम स्रावित होता है, एंजाइम स्रावित होता है। दूसरा यहाँ पॉइंट लिखना है आपको, इनमें वाहिकाओं में एंजाइम स्रावित नहीं होता है। इनमें एंजाइम यहाँ हार्मोन है आंसर। इनमें वाहिकाओं में हार्मोन
स्रावित नहीं होता है। अगला पॉइंट है इनमें एंजाइम वाहिकाओं में स्रावित होता है, वाहिकाओं में स्रावित होता है। ये पॉइंट आप लोग याद रखना। अब यहाँ बात आती है जो वाहिकाएं, तो इनमें वाहिकाएं नहीं पाई जाती, ये भी आप याद रखना। इनमें वाहिकाएं नहीं पाई जाती, वाहिकाएं नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि जब यदि होती तो हमारा हार्मोन उनके अंदर निकलता, पर इनमें ऐसा नहीं होता है, इनमें वाहिकाएं नहीं पाई जाती हैं। ये पॉइंट आप लोग याद रखना। दूसरा है इनमें वाहिकाएं पाई जाती हैं। वाहिकाएं पाई जाती हैं, ये ध्यान से पॉइंट आप लोग समझते हुए चलना, क्योंकि एग्जाम में पूछा क्या जाता है कि जो हार्मोन होता है उसका प्रभाव कहाँ पर होता है, उसी स्थान पर जहाँ से निकलता है या किसी दूसरे स्थान पर। तो आप लोगों को मैं लिखवाऊंगा ये पॉइंट, तो ध्यान से इसलिए पढ़ते हुए आप लोग चलना। यहाँ से बात आती है जो हार्मोन निकलता है, हार्मोन का संचरण किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, तो वहाँ आंसर नॉर्मल होता है। इसमें सीधे रक्त में मिलकर इसका स्रावण होता है, इसका परिसंचरण होता है, परिसंचरण होता है। दूसरा पॉइंट इधर आता है अपना एंजाइम का स्रावण वाहिकाओं के माध्यम से, वाहिकाओं के माध्यम से अलग स्थान पर जाकर होता है। ठीक है ना, अलग स्थान पर जाकर होता है। अगला पॉइंट यहाँ से आता है कि इनका जो प्रभाव है वो कहाँ पर होता है, तो ये बात आप लोग याद रखना। इनका प्रभाव यहाँ पॉइंट बनाकर लिखेंगे आप लोग, इस तरीके से होता है, इसको यहाँ पर ही ऐड कर लो। यहाँ से पॉइंट आता है हमारा अगला 5 नंबर का पॉइंट आप लिख लेंगे। इनका प्रभाव वहीं पर होता है जहाँ से यह निकलते हैं। नहीं नज़र आ रहा हो तो देखना एक बार, शराब निकलते हैं। दिखाई दे रहा है ना सर? नहीं तो मैं बोल भी रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेना। इनका प्रभाव यहाँ भी ऐड आप करना। इनका प्रभाव वहीं पर होता है जहाँ से यह निकलते हैं। और इधर क्या लिखना है आपको पॉइंट, इनका प्रभाव विभिन्न स्थानों पर होता है। जो शरीर के विभिन्न स्थान होते हैं शरीर के अंदर, तो वहाँ पर होता है। इनका प्रभाव विभिन्न स्थानों पर होता है।
ये भी बता दूंगा मैं आपको एंजाइम हार्मोन क्या है। आगे यदि आपको ज़रूरत हो तो आप लोग कमेंट्स कर देना, एंजाइम और हार्मोन में अंतर क्या है उसको भी आप कमेंट्स करके बताएंगे तो मैं ये भी बता दूंगा आपको, ठीक है ना। तो अब बात हमारी आती है किसके संबंध में कि हमारा जो नॉर्मल हार्मोन है या फिर एंजाइम है ये बने हुए किसके होते हैं, इनमें इफ़ेक्ट आता है तो प्रोटीन के बने होते हैं हमारे अंतःस्रावी हार्मोन जो होता है वो किसका बना होता है, हार्मोन प्रोटीन का बना होता है। और यदि यहाँ पर एंजाइम की बात की जाती है तो प्रोटीन स्टेरॉइड का बना होता है, किसका बना होता है वो प्रोटीन स्टेरॉइड का बना होता है। आप लोग याद भी इसको रख सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट्स कर देना, मैं इनका प्रकार भी लिखवा अंतर भी बता दूंगा इनको अलग अलग कि इनमें अंतर होता क्या है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद हम बात करते हैं इनकी संख्या कितनी होती है हमारी नॉर्मल तौर पर अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या, उनके बारे में हम देखते हैं। लो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट और उसके हम बाद आगे की बात करते हैं। तो ये आपने लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब हम बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है। तो ये पॉइंट आप लोग समझना, अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या मानव शरीर में कितनी होती है, 9 होती है। मानव शरीर में 9 होती है। 9 कौन कौन सी हैं, एक एक के बारे में कंप्लीट बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, कोई परेशान होने वाली आपको बात है ही नहीं। कौन सी हैं 9, कौन से हार्मोन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कौन सा हार्मोन किससे निकलता है, सबकी एकदम कंप्लीट बढ़िया से बात करने वाले हैं। तो आप लोग पहली ग्रंथि का हेडिंग डालेंगे और उसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे हाइपोथैलेमस के बारे में हम सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे हम पीयूष ग्रंथि के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे थायराइड के बारे में, सारी ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे कंप्लीट। किसे शरीर की जैविक घड़ी कहते हैं उस ग्रंथि को भी हम पढ़ेंगे। और मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर यानी मास्टर ग्रंथि की भी मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं उसको भी हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे और हेडिंग क्या है अपनी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। देखो हाइपोथैलेमस, नंबर डालना चाहो नंबर डाल लो आप लोग, और नहीं तो पॉइंट बना के लिखना चाहो पॉइंट लिख लो। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस की बात यहाँ पर आती है तो ये है क्या और कहाँ पाई जाती है, तो ये आप लोग ध्यान रखना। जब मैंने आपको ब्रेन का पार्ट्स पढ़ाया था, ब्रेन पढ़ाया था, तो वहाँ पर जो तंत्रिका तंत्र वाला चैप्टर है वहाँ भी इसके बारे में नॉर्मल सी बातें मैंने बताई थी, पर हार्मोन यहाँ पर हम समझेंगे। तो हाइपोथैलेमस का क्या कार्य है इस तरीके से मैंने लिखवाए थे, जैसे शरीर के ताप का नियंत्रण करना और भूख लगना और प्यार होना, प्यास लगना, भूख लगना, दर्द होना, दुख होना, इस तरीके के कंडीशन मैंने वहाँ पर आपको लिखवा दी हैं तंत्रिका तंत्र वाले चैप्टर में, नर्वस सिस्टम में। आज हम इससे निकलने वाले नॉर्मल हार्मोन के नाम के बारे में बात करेंगे और इसे कहते क्या हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ध्यान से समझते हुए आप लोग चलना। पहला पॉइंट है हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस यह है, क्या पॉइंट है, यह है मानव मस्तिष्क के अग्र भाग में होती है। अग्र भाग में होती है। देखना ब्रेन का अगला पार्ट जो उसमें मैंने बताया था, और इसके अंदर दूसरा पॉइंट है, इसके अंदर ग्रे फ्लूइड
भरा होता है, भरा होता है, जिसमें हाइपोथैलेमिक तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है ना, पाई जाती हैं। और इसका काम क्या होता है, जो हमारी ये हाइपोथैलेमिक तंत्रिकाएं जो पाई जाती हैं, इनका काम क्या होता है, तो इनका काम होता है, ये लिख लेना, हाइपोथैलेमिक तंत्रिकाएं भी नाम आ सकता है और केंद्रिकाएं भी नाम आ सकता है। आप लोग ये भी याद रख लेना, हाइपोथैलेमिक तंत्रिकाएं या फिर केंद्रिकाएं पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोनों को कंट्रोल यानी नियंत्रित करने का कार्य करती है। हार्मोनों को नियंत्रित करने का कार्य करती है, ये पॉइंट आप लोग समझना कि हमारी अब यहाँ से पॉइंट आता है कि हमारी जो पीयूष ग्रंथि होती है उसको तो हम बोलते हैं मास्टर ग्रंथि, पर जो पीयूष ग्रंथि को भी कंट्रोल करती है, देखो यहाँ पर लिखा है मैंने, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स को का नियंत्रण करती है, नियंत्रित करती है, हार्मोन को नियंत्रित करने का कार्य करती है। तो इसी कारण से हम इसको बोलते हैं, ध्यान से ये पॉइंट आप लोग समझना, इसी कारण इसे मास्टर ग्रंथि की मास्टर कहते हैं। ध्यान से आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल सुनो। यदि बात आती है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो वहाँ आंसर होगा ओनली हमारा पीयूष ग्रंथि। और यदि बात की जाए मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा हाइपोथैलेमस। ये पॉइंट आप लोग बढ़िया से ध्यान से और समझते हुए चलो और लिखो, ध्यान से अच्छे से समझो इन पॉइंटों को आप लोग, ये एग्जाम में पूछे जाने वाले पॉइंट हैं। अगली बात हमारी आती है, इससे कौन से हार्मोन निकलते हैं हाइपोथैलेमस भाग से, तो लिखना आप लोग हाइपोथैलेमस से, यहाँ लिखना इससे निकलने वाले हार्मोन की बात की जाए तो वहाँ पर समझते हुए निकलने वाले हार्मोन, और कौन कौन से हार्मोन हैं उनके बारे में आपको लिखना है। पहले का नाम लिखना है सोमैटोस्टेटिन हार्मोन। क्या लिखना है? पहले का नाम लिखना है सोमैटो सोमैटोस्टेटिन हार्मोन। अगले पॉइंट की बात हम करें सोमैटोस्टेटिन हार्मोन की, और ये करता क्या है, लिखना चाहो तो इसके बारे में साथ के साथ पॉइंट भी लिख लेना आप लोग। सोमैटोस्टेटिन हार्मोन का कार्य क्या है? यह है वृद्धि हार्मोन को नियंत्रित करता है। ये पॉइंट आप लोग समझना, क्या करता है सोमैटोस्टेटिन हार्मोन?
वृद्धि हार्मोन को नियंत्रित करता है। जबकि वृद्धि हार्मोन निकलता कहाँ से है, तो पीयूष ग्रंथि से निकलता है। ये इसी लाइन के लिए मैंने आपको लिखवाया, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को नियंत्रित करने का कार्य करती है। तो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन यहाँ निकलता है हाइपोथैलेमस से, जबकि जो वृद्धि हार्मोन होता है वो किससे निकलता है हमारा, वो निकलता है हमारा पीयूष ग्रंथि से। दूसरे की मैं बात करता हूँ, दूसरा पॉइंट अपना क्या है, थायरोट्रोपिन मुक्ति हार्मोन। यहाँ दूसरे हार्मोन का लिखना है आपको नाम, ट्रोपिन मुक्ति हार्मोन। ये पॉइंट आप लोग याद रखना। अब बात आती है इसका कार्य क्या होता है। तो यहाँ थायराइड, यह है थायराइड से निकलने वाले हार्मोन को प्रेरित करती है, हार्मोन को प्रेरित करता है। ये पॉइंट आप लोग समझना, थायरोट्रोपिन हार्मोन। अगला एक और लिख लो यहाँ, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ये वाला लिख लो यहाँ पर एक कहीं। तीसरा लिखना है, यहाँ लिख लो, तीसरे को नहीं नज़र नहीं आ रहा हो तो यहाँ गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, क्या नाम है इसका, यहाँ लिखना आप उसको, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, तीसरे हार्मोन का नाम लिख देता हूँ, यहाँ ध्यान से आप लोग देख लेना, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ये तीसरा हार्मोन है हमारा। और गोनेडोट्रोपिन का कार्य क्या होता है, जो हमारे जनन होते हैं अंडाणु या फिर विषाणु, अंडाणु और जो शुक्राणु होते हैं उनमें क्या करता है, ये हमारी जनन क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। तो ये लिखना चाहो तो हम लोग लिख लेना इसके बारे में, जनन कोशिकाओं को या जनन प्रक्रियाओं को बढ़ाने का कार्य करता है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ये अपना पॉइंट हाइपोथैलेमस से थे, इतने पॉइंट आप लोग याद रखना, पूछ लेता है एग्जाम में। सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, थायरोट्रोपिन हार्मोन, मुक्ति हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहाँ से निकलता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में पीयूष ग्रंथि, और पीयूष ग्रंथि के और जितने हैं सारी की सारी ग्रंथि उसमें कंप्लीट हम कर लेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताना आप लोग, और पसंद आए तो आप लोग शेयर इसको कर देना। कमेंट्स तो आपको हमेशा ही करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। महिलाओं, बच्चों और किसानों का सम्मान करना और सैनिकों का सम्मान करना, ये देश की जान है, शान है, और एक दूसरे की सहायता आप लोग करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। स्क्रीनशॉट आप ले लो इसका।